स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के जो कोर कोर्स में अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी राजनीति सिद्धांत की समझ जो है आपकी सेमेस्टर 1। इसके अंदर हम यूनिट नंबर 1 टू 5 जो है हम यहाँ पर सारा कवर करने वाले हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ अभी यूनिट नंबर 1 की। तो यूनिट नंबर 1 में आपका जो सबसे पहला जो लेसन है वो है आपका राजनीति क्या है। ठीक है, राजनीति क्या है, इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस आपके जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और सबसे पहली बात कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पूरी चीजें क्लियर कर देता हूँ कि राजनीति वर्ड जो है वो व्यापक है और इसकी स्टार्टिंग से ही आपने डेफिनेशन देखी होगी कि अनेकों विचारक अपने अलग अलग तरीके से जो है इसको डिफाइन करते हैं। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। तो आज की वीडियो सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीति क्या है। तो यूनिट नंबर 1 से पॉलिटिकल साइंस के ऑनर्स स्टूडेंट्स के जितने भी पॉलिटिकल साइंस बीए ऑनर्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो होने वाली है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। तो पहले मैं आपको बताता हूँ ये जो वर्ड है आपका राजनीतिक, इसका अर्थ क्या होता है, राजनीति शब्द से आप क्या समझते हैं। तो देखो, राजनीति शब्द अपने आप में एक व्यापक है और राजनीति की अलग अलग परिभाषाएं हैं। राजनीति के बारे में जो अगर हम बात करें, इनके जनक जो है वो कौन है, अरस्तु। तो अरस्तु ने राजनीति के जनक जो है उन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहा कि राजनीति मनुष्य के खून में है, राजनीति मनुष्य के खून में। अब आप सोचेंगे ये क्या है, मतलब उन्होंने ऐसा क्यों बोला है। तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कहा कि राजनीति ना तो प्रभु यानी कि ईश्वर और ना ही कोई जानवर, ये दोनों राजनीति नहीं करते, और बाकी मनुष्य जो है उसके रग रग में जो है, उसके खून के अंदर जो है राजनीति बसी हुई है। अब इसको मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरीके से यहाँ पर वो राजनीति को बसे होने की बात करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूं पहले कि राजनीति जो है क्या। ठीक है, तो देखो, राजनीति को अलग अलग तरीके से हम देखते हैं। राजनीति जो है शासन करने की कला भी है। ठीक है, राजनीति क्या है, शासन करने की कला है। अब राजनीति को और तरीकों से अगर हम बात करें कि भाई राजनेताओं से अगर हम पूछते हैं कि राजनेताओं के द्वारा राजनीति क्या है, तो जनता की सेवा राजनीति है, जनता की सेवा राजनीति है। अगर हम आम नागरिक से पूछें, आम जनता से पूछें, तो वो राजनीति को लेकर क्या बोलते हैं कि भैया ये एक अखाड़ा है, एक गंदी कीचड़ है। बोलते हैं ना बड़े लोग, ये जो जितने भी लोग हैं आम जनता वाले, कि भैया राजनीति एक बिल्कुल अखाड़ा है, यहाँ पर तो लोग लड़ाइयां करते रहते हैं, राजनीति एक गंदी कीचड़ है, इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। और वही बात अगर हम किसी राजनेता से पूछते हैं तो वो राजनेता बड़े ही प्यारे तौर पर अपने हाथ जोड़कर बोलेगा जी जनता की सेवा राजनीति है। ठीक है, और अगर हम आगे चलते हैं तो राजनीति को देखो, जेडब्ल्यू गार्नर ने क्या बोला कि भाई राज्य पे शुरू होती है और राज्य पर खत्म होती है राजनीति, जेडब्ल्यू गार्नर ने कहा है। और अगर हम देखें इसको तो निजी स्वार्थ भी राजनीति है, और बड़े बड़े विचारकों ने बोला निजी स्वार्थ। निजी स्वार्थ का मतलब क्या है, अब यहां पर देखो मैं आपको बहुत आराम से अच्छी तरीके से समझाता हूं जो आपको बिल्कुल भेजे में घुस जाएगा। अगर हम बात करें भैया, जैसे बोलते हैं ना कि एक चाय के कप के अंदर एक मक्खी गिर जाए, आप क्या करेंगे, ये चाय फेंक देंगे। ठीक है ना, और अगर यही मक्खी एक पूरे घी के डब्बे में गिर जाए तो आप उस मक्खी को फेंक देंगे। तो ये क्या है, निजी स्वार्थ। आपने देखा यहां हमारा घाटा नहीं है, यहां हमारा घाटा है। तो इसका मतलब क्या है कि मनुष्य के खून में ही राजनीति है, मनुष्य के खून में राजनीति है, वो हर जगह पर अपना निजी स्वार्थ देखता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से राजनीति को बताया गया है। अब हम थोड़ा सा इसको आपके ऑनर्स में जिस तरीके से आपको बता रखा है उसको हम समझेंगे कि राजनीति सिद्धांत है क्या। तो राजनीति सिद्धांत जो है, राजनीति सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, ये बताते हैं कि वो उस अवस्था से तात्पर्य है जहां पे राजनीति का प्रयोग सरकार के विज्ञान और कला के रूप में किया जाता है। यानी कि शासन करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी, राजनीति कहलाएगी। ठीक है, और राजनीति सिद्धांत से तात्पर्य क्या है कि राजनीति का प्रयोग कहां किया जाएगा, सरकार के विज्ञान और कला के रूप में। ये शासन तथा सार्वजनिक मामलों से संबंधित होती है, शासन से जुड़ी हुई और जो भी सार्वजनिक मामले हैं उनसे सबसे जुड़ी हुई, ये सब क्या कहलाएगा, राजनीति सिद्धांत कहलाएगा। सरकार और सार्वजनिक मामले, ये दो शब्द सहसंबंध में उपयोग किए जाते हैं और दुनिया के अर्थ को आकार देने में भी सहायता प्रदान करते हैं, जहां सरकार को सार्वजनिक मामलों से निपटना पड़ता है। तो यहां पर मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि जो राजनीति है वो क्या है, शासन करने की कला है। अलग अलग विचारकों ने अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया। एक शब्द के रूप में अगर हम राजनीति को देखें तो व्यापक रूप से चर्चा की गई है और बताया गया है कि राजनीति है क्या। फिर भी इस पर एक आम सहमति नहीं बनी है, क्योंकि हर कोई अपने अलग अलग तरीके से इसको व्याख्यात कर देता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे हर व्यक्ति ने किसी ना किसी तरीके से समझा है।
राजनीति क्या है, इस पर इसे सार पर एक राय करना उचित नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग राय हो सकती है। जैसे कि हम ऊपर बात कर चुके हैं कि राजनेताओं से अगर हम पूछें कि राजनीति क्या है, तो वो कहते हैं भैया जी जनता की सेवा राजनीति है। पर आम जनता से अगर हम पूछें कि भाई राजनीति क्या है, तो ये क्या कहते हैं जी, ये तो झमेला है, एक अखाड़ा है, गंदी कीचड़ है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इंसान प्रवृत्ति होने के नाते राजनीति के दायरे में बारे में सोचने के लिए बाध्य है, उसको सोचना जरूर पड़ेगा। राजनीति का विस्तार व्यापक है। राजनीति का विस्तार अस्तित्व के गुण से परे किसी सामाजिक और राजनीतिक पहचान तक जाता है, और यह किसी अस्तित्व से लेकर उसके मानव होने की प्रकृति, सामाजिक प्राणी और एक राजनीतिक प्राणी तक हो सकती है। अब राजनीति जो है वो क्या, वो सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं कि भैया राजनीति का अस्तित्व जो है उसके गुण के उस पर ही निर्भर है, नहीं, उससे भी आगे है। सामाजिक रूप से पहचान, राजनीतिक रूप से पहचान, हर जगह पर जो है राजनीति का अध्ययन करना जरूरी होता है। आगे यहाँ पर बताया गया कि राजनीति, जैसे कि मैं आपको बोलता हुआ आ रहा हूं बार बार, कि राजनीति शब्द जो है अलग अलग विद्वानों ने अपनी तरीके से अपने अपने तरीके से अलग तरीके से परिभाषित किया है। देखो अब यहाँ पर उन्होंने अपनी कलम से क्या परिभाषित किया। हैरोल्ड जे लासवेल ने क्या बोला, इन्होंने कहा कि राजनीति को इस विचार के रूप में परिभाषित किया गया है कि किसे क्या, कब और कैसे मिलता है, ये सब राजनीति है। उनका विचार लोगों को उनके अधिकार प्रदान करने में नागरिकों के अधिकार और राज्य की संस्थागत प्रक्रिया की वकालत करता है। तो इनका मानना क्या है, जो हेरोल्ड है वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हुए किसे क्या, कब और कैसे मिलता है, इसी प्रक्रिया को राजनीति कहा गया है। तो ये अपने आप आंसर में लिखते समय जो है इन विचारकों के नाम, विद्वानों के नाम जो है जरूर उसमें मेंशन करें। डेविड ईस्टन ने क्या बोला, इन्होंने कहा कि राजनीति जो है वो समाज के लिए मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के रूप में वर्णित किया है, कि भाई जितने भी समाज के अंदर जो मूल्य हैं इनको आधिकारिक रूप से जो आवंटित किया जाता है, बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसी को राजनीति कहते हैं। अब मूल्यों की उनकी अवधारणा मूल्यों के एक समूह के रूप में या बारे में बात करती है, जिसका पालन करने के लिए राज्य द्वारा व्यापक रूप से सहमति व्यक्त की गई है। कि राज्य क्या करेगा कि भाई इसको व्यापक रूप से सहमति दी गई है। अब जैसे हम इस पे अगर हम इस पे बात करें, जो आपकी इसमें आगे वाली यूनिट है उसके अंदर एक आपका लेसन आएगा अधिकार, ठीक है। अब ये जो मैं आपको यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना कि सहमति, इस सहमति का मैं बताता हूँ कितना बड़ा योगदान है राज्य की सहमति का। कि भैया एक व्यक्ति ने अगर कोई मांग की, अगर इस मांग को राज्य स्वीकृति दे देता है, तो ये मांग जो है वो क्या कहलाती है, वो अधिकार बन जाती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आपका मन है, आपने बोला पापा जी मुझे गाड़ी दिला दो एक, ठीक है, आपने मांग ली भैया हमें चाहिए ऑडी। अब पापा जी ऑडी दिला नहीं रहे, आप पड़ोस में गए और आपने बोला सबको समाज में कि भैया मेरे पापा जी ऑडी नहीं दिला रहे, तो क्या समाज के लोग आपके वहां पर आपकी इस मांग को पूरा करने के लिए थोड़ी ना जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ एक खोखली मांग है। पर अगर आप जो है 14 साल के हैं और आप जो है आपसे बाल मजदूरी कराई जा रही है, या फिर अगर हम बात करें कि भाई आपकी एज अभी कम है और आपकी शादी कराई जा रही है, और आप समाज में लोगों से बोलोगे कि भैया मेरी उम्र अभी नहीं हुई है, तो क्या होगा, समाज के लोग वहां पर आपका योगदान करने आएंगे, क्योंकि वो आपका अधिकार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि राज्य के लोग उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, राज्य के द्वारा सहमति। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी चीजों को आपको बहुत गहराई से समझना है। तो यहाँ पर क्या बोला है, डेविड ईस्टन ने क्या बोला है कि समाज के अंदर जो मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है ना, यही राजनीति कहलाएगा। अब आगे उन्होंने क्या बोला है, अब राजनीतिकता और सामाजिकता के अंदर भेद बताया उन्होंने क्या कहा, देखो यहाँ पर कि राजनीति शब्द की उत्पत्ति जो है वो अरस्तु, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इनके बारे में। अब देखो राजनीति शब्द की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो राजनीतिकता और सामाजिकता के अंदर भेद क्या है। तो राजनीति शब्द की उत्पत्ति जो है अरस्तु ने, हम पहली बात कर चुके हैं इसके बारे में। अब इनकी जो मुख्य रचना पॉलिटिका है उससे हुई है, जिसका अर्थ होता है नगरों के मामले, यानी कि जो नगर हैं उनके अंतर्गत की जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या कहलाएगी, वो राजनीति कहलाएगी। अब राजनीति वह चरित्र चित्रण है जो राजनीति के गुण से आता है। राजनीति को एक स्थिर शब्द के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। राजनीति शब्द एक गतिशील और पुनर्निवेश शब्द है, क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति और संस्था को गुण और विशेष प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति की बात करें, किसी संस्था की बात करें, तो उसकी गुण और विशेषता प्रदान करने का जो काम है वो किसका है, वो राजनीति का है। अब वर्षों से समाज को कैसे देखा और समझा गया है, इस धारणा ने सामाजिक और राजनीतिक रूप से घेरने की अक्सर कोशिश की है। सामाजिक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द के सोशिया से हुई है। अब जिसका अर्थ क्या होता है, मित्र। ठीक है, जो सामाजिक शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है जिसका मतलब है सोशिया, और इसका अर्थ माना जाता है मित्र।
तो सामाजिक सब की धारणा सौहार्दपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण और स्थायी होने में निहित है। इसमें सह अस्तित्व का गुण शामिल होता है और इस प्रकार ये लोगों के एक साथ आने के विचार के बारे में कार्य करता है। अरस्तु के विचार से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और एक सहकारी इकाई के रूप में व्यक्ति की सामाजिक प्रगति की समझ पर आधारित, जिसके अस्तित्व के उद्देश्य और अर्थ को साझा किए गए हैं। मनुष्य की पहचान राज्य से नहीं बल्कि एक समाज इकाई होने के गुणों से होती है। अब एक बात की गई है कि भाई एक राज्य की स्थापना, ठीक है, एक राज्य कैसे बनता है, एक सरकार कैसे बनती है, उसको एक राज्य चाहिए, ठीक है, उसको एक भू क्षेत्र चाहिए, ठीक है, और उसको वहां पर शासन चलाने के लिए सरकार चाहिए, ठीक है ना। तो ये तीन चार प्रकार की संस्थाएं यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। तो यहां तक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। अब बात आती है नैतिकता की अवधारणा। तो देखो, नैतिकता की अवधारणा अच्छाई पर टिकी हुई है। नैतिक बोलते हैं ना भाई, किस तरीके से नैतिकता है आपकी, मतलब है ना, कोई भी कार्य करने के लिए। तो अच्छाई का एक विचार व्यक्ति परक है, लेकिन नैतिक प्रतिमान में केवल सार्वभौमिक अच्छी है जो नैतिकता का आधार बनती है। अच्छाई के साथ जो स्वीकृति आती है वह है नैतिकता का विचार, राज्य और समाज का अभ्यास। यदि नैतिकता में व्यक्तिपरक अच्छाई नहीं होती तो क्या राज्य और समाज एक ही समय, ठीक है, क्या राज्य और समाज एक ही समय में अच्छे हो सकते हैं? सबसे पहले नैतिकता की बात की जा रही है कि राज्य और समाज दोनों अच्छे हो सकते हैं या नहीं। क्या वह अच्छे के अपने उन्मुखीकरण में भिन्न है? और सामाजिक रूढ़िवादी का मतलब आप समझते होंगे कंजर्वेटिव, यानी कि जो पुरानी सोच होती है। इसे एक अच्छा समाज बनाने के लिए सामाजिक गुणों को विकसित करने के लिए नागरिकता के विचार से परे जाते हैं और राज्य के विशेषाधिकार के रूप में मानते हैं। तो राज्य के विशेषाधिकार के रूप के अंदर इसको अध्ययन किया जाता है। सामाजिक रूढ़िवाद राज्य को एक संस्था के रूप में देखते हैं। सामाजिक जो रूढ़िवादी हैं वो क्या करते हैं, वो राज्य को क्या बोलते हैं, राज्य एक संस्था है जो अपने विषयों के लिए अच्छे होने का उन्मुखीकरण प्रदान करती है, यानी कि समाज से जुड़े हुए जितने विषय हैं उनके लिए। और अच्छे राज्य का विचार व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कमजोर करने और राज्य को नियंत्रित करने पर केंद्रित नहीं होता, बल्कि सामुदायिक समाज को नैतिक व्यवहारों को बढ़ावा देने के लिए एक एजेंसी के रूप में देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि सामाजिक रूढ़िवादी जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि जो संस्था है, वो जो राज्य है वो क्या एक संस्था है। उसके बाद हमारे यहाँ पर हम बात करें राजनीतिक नैतिकता क्या है। तो देखो, जितने भी हम आप यहाँ पर पॉइंट्स कर रहे हैं, आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को जितना इतना हाईलाइट किया गया, इतना भी आप अपने नोट्स बनाने के तौर पर जो है अपने काम कर सकते हैं। प्रत्येक राजनीतिक क्रिया का एक नैतिक आधार होता है। नैतिक बहाने से रहित कोई राजनीतिक विचार विमर्श नहीं है। हर किसी चीज के अंदर एक नैतिकता होती है, बल्कि नैतिकता का उपयोग नैतिक सामाजिक मूल्यों की एक विस्तृत श्रृंखला से संबंधित है जो न्याय और समानता के मानक विचारों में जुड़ा हुआ है, उसके अंदर निहित है। तो ये राजनीतिक नैतिकता है। अब आगे देखते हैं। अब जो उदारवादी है, जो कि विकास की बात करते हैं, भले की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, व्यक्ति के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो उदारवादी वर्ग का मानना है कि आलोचनात्मक सोच जैसे व्यक्तिगत गुण राज्य की योग्यता को बनाए रखते हैं। जैसे आलोचनात्मक सोच होती है, जैसे व्यक्ति के गुण होते हैं, क्या बनते हैं, ये राज्य की योग्यता को बनाए रखते हैं। उदारवादियों का एक ऐसा समकक्ष भी इस बात का समर्थन करता है कि बर्लिन ने क्या अनुसरण किया, मूल्यों का एक सीमित समूह जो कि सार्वजनिक मंच पर विचार विमर्श, चर्चा और सहमति पर आधारित है। नैतिकता का एक अंतर्निहित विचार है जो राज्य का दावा और प्रचार करता है, राज्य के बारे में, यानी कि राज्य का दावा करता है, राज्य का प्रचार करता है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो देखो, किसी भी समाज में चोरी हुई, बलात्कार हुआ, हत्या को फटकार लगाई जा रही है, ठीक है, इस तरीके से बोला गया। समाज की या फिर सजा की प्रगति हालांकि किसी विशेष समाज द्वारा स्वीकृति में विसंगित हो सकती है। ऐसा नहीं इस समाज के अंदर यही सजा मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। राज्य या तो मृत्युदंड में विश्वास कर सकता है और वह इसके बारे में तटस्थ हो सकता है, एक जगह पे टिक सकता है। इच्छा मृत्यु या दया हत्या एक और मुद्दा है जो विवाद का विषय रहा है। अलग अलग राज्यों ने इसे कैसे माना है, इससे भिन्नता है। जैसे हमारे समाज में हम बात करें कि भाई इच्छा है, आप जो है आप सुसाइड करते हैं, तो सुसाइड करने पर क्या होता है कि आपको, अगर आप बच जाते हैं तो भी आपके ऊपर केस होगा, ठीक है। तो सुसाइड आप नहीं कर सकते, कानून व्यवस्था है कि आप जो है आत्महत्या करेंगे तो भी आप, अगर आप बचते हैं तो आपके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं राजनीतिक राज्य की। तो ये प्रश्न उठता है कि जो नैतिकता है इसकी दो अवधारणाएं हैं क्या, पहली एक समाज के लिए, दूसरी एक राज्य के लिए। तो ऐसा कुछ है या फिर क्या अच्छे समाज और अच्छे राज्य की अवधारणा के बीच में कुछ अंतर है? तो देख लेते हैं। यहाँ पर एक अच्छे समाज की अगर हम बात करें, एक अच्छे समाज में एक नैतिकता की आवाज होती है जहां व्यक्तियों में नैतिकता की भावना होती है और वे सामाजिक समर्थन तरीके से व्यवहार करते हैं। सामाजिक समर्थक भावना या तो जन्मजात या नैतिकता की अर्जित भावना से उत्पन्न हो सकती है। अब ऐसा नहीं है, देखो सामाजिक समर्थन का मतलब क्या है, एक तो जन्मजात है। अगर हम बात करें किसी देश की, अगर हम बात करें कि देश के प्रति या फिर किसी राज्य के प्रति, समाज के प्रति आपके मन में या तो खुद अपने आप से जन्मजात वो चीजें हो सकती हैं, वो भावना हो सकती है, राष्ट्रवाद की भावना, ठीक है। और दूसरा
नैतिकता से मतलब किसी कहीं से आपको जो है अर्जित की गई है, आपने कहीं से आपको मिली है, उसके बाद में एक सहज भावना जो मानव होने के गुण में उत्पन्न होती है। इस प्रकार पालन पोषण और शिक्षा की भूमिका व्यक्ति के नैतिक गुणों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे ही यहाँ पर जॉन लॉक ने क्या बोला, इन्होंने कहा कि मनुष्य एक तर्क संगत प्राणी है, एक लॉजिकल वो है, मनुष्य है जो तार्किक रूप से एक निगमनात्मक तर्क को लागू कर सकता है और नैतिकता की भावना को निर्धारित कर सकता है, जिसे ईश्वर ने प्रदान किया है। अब व्यक्ति क्या करता है, अपने तर्क को इस्तेमाल करता है, अपने जो है लॉजिक को लगाता है, ठीक है, और उसके आधार पर ही हर चीजों को वो चेक करता है कि वो चीजें किस तरीके से है, सही है या नहीं है। अब नैतिकता की आवाज की स्वैच्छिक प्रगति स्वतंत्रता के विचार के साथ एक अच्छे समाज के मेल मिलाप का मार्ग खोलती है। नैतिकता की अगर आपके अंदर नैतिकता है तो आप क्या होगा, आप एक ऐसे प्रगति स्वतंत्रता के बारे में आप बात कर रहे हैं जहां पर एक अच्छे समाज का मेल मिलाप होगा। ये विचार उदार का मतलब वही मैंने आपको बताया, विकास के लिए किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उसके लिए हम उदार बोलते हैं। और समाज का मूल सार होना चाहिए। सामाजिक संस्थाएं एक अच्छे समाज और राज्य द्वारा प्रचलित अच्छे समाज के बीच अंतर को चिन्हित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रत्येक सामाजिक संस्था में कुछ गुण निहित हैं। उदाहरण के लिए एक परिवार एक प्राथमिक सामाजिक संस्था होने के नाते एक मूल्य आधारित इकाई का एक स्पष्ट उदाहरण है। एक समाज के अंतर्गत, एक संस्था के अंतर्गत एक परिवार भी क्या है, उसका एक अंग है। एक प्रमुख समझ संस्था की स्वतंत्रता को नैतिकता के भागफल के साथ जोड़ती है, जिसे वह आत्मसात करता है और भविष्यवाणी करता है इस चीज को लेकर। तो आगे इसमें बोला गया विचार विमर्श का अगर हम बात करें कि इसका परिणाम सार्वजनिक नीति में प्रकट होता है और नीतियां लोगों की सामान्य भलाई को बढ़ावा देने में समाज की चिंताओं और राज्य के दृष्टिकोण को आवाज देती है। संवादों को व्यवस्थित और सटीक रूप से किसी विशेष परिवर्तन की बात करें, मूल मूल्य और सामाजिक हस्तक्षेप पर ध्यान केंद्रित की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए एक स्पष्ट पैटर्न या शुरुआत की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो भी संवाद है तो इसे केवल एक प्रवचन और ट्रिगर करने के लिए एक संवाद की आवश्यकता होती है कि भाई भी कोई प्रवचन देना है तो आपको कोई ना कोई उसके अंदर जो है एक संवाद की आवश्यकता है। पर्यावरण की चिंता मुख्य धारा के प्रवचन का हिस्सा नहीं थी। यानी कि अगर हम बात करें पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण भाई कोई संवाद का कोई वो नहीं है कि भाई ये पर्यावरण की चिंता जो है कोई एक प्रवचन का हिस्सा है, ऐसा नहीं है कुछ। तो फाइनली आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आया होगा। राजनीति के अंतर्गत जो भी चीजें यहाँ पर बताई गई है, टॉपिक वाइज जो आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया गया, उनको आप बस अच्छी तरीके से समझ लीजिए और आंसर आप लिख लेंगे। तो राजनीतिक और नैतिक हालांकि मौलिक रूप से अलग अलग है, लेकिन असंख्य तरीकों से इसमें परस्पर संबंध भी है। दोनों को एक ही समझने के लिए भ्रमित नहीं किया जा सकता, यानी कि ऐसा नहीं इल्यूजन कोई क्रिएट हो रहा है, लेकिन दोनों को अलग अलग समझने के लिए इन्हें विभाजित भी नहीं किया जा सकता, और ऐसा भी नहीं कि इनको समझने के लिए अलग अलग किया जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक उदार व्यवस्था जो है वो कानून की पवित्रता से संचालित होती है। राज्य तंत्र द्वारा कानून को मजबूत किया जाता है और नैतिकता की साझा समझ से राजनीति शासन करता है। राज्य राजनीति का अंग है और राज्य के कार्यों का एक नैतिक आयाम होता है। अब राज्य बनाम समुदाय की अगर हम बात करें तो विचारों को अब राष्ट्र की अन्योन सहायता के कारण एक राजनीतिक समस्या के रूप में देखा जाता है। अब बताया था राज्य बनाम समुदाय, तो ये क्या है, एक राष्ट्रों के लिए ना एक अलग से, ठीक है, एक अलग से एक समस्या पैदा हो गई है, जिसके शासन की अधिक समग्र व्यापक और एकजुट समझ के लिए साझा समझ के दायरे को बढ़ा दिया गया और शासन के विचार में सामाजिक शासन का एक प्रतिमान भी बताया गया है। तो ये आपका यूनिट नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। यूनिट नंबर 1 का हमारा लेसन नंबर 1 हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। अब इसका लेसन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।